हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन, गांधीयन ईरा एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले हम इसकी समरी को लेकर बात करते हैं। समरी में हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे: महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश, महात्मा गांधीज एंट्री इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद जो हमारा पॉइंट रहेगा इसमें महात्मा गांधी के प्रमुख जन आंदोलन, मेजर मास मूवमेंट्स ऑफ महात्मा गांधी। अब इसके मेन कॉजेज को लेकर हम बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण, द मेन कॉजेज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें जो हमारे सब पॉइंट्स रहेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार को लेकर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जनता में घोर निराशा और असंतोष, मैसिव डिसअपॉइंटमेंट एंड डिससेटिस्फेक्शन इन पब्लिक। नेक्स्ट पॉइंट हम रोलेट एक्ट को लेकर बात करेंगे जो 18 मार्च 1919 को हुआ। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग मैस्कर 13 अप्रैल 1919 को लेकर हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट खिलाफत मूवमेंट, इसको लेकर हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और प्रगति, प्रोग्राम एंड प्रोग्रेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा चौरी चौरा कांड और आंदोलन का अंत, चौरी चौरा इंसिडेंट एंड एंड ऑफ मूवमेंट 5 Feb to 11 Feb 1922 तक जो कंप्लीट हो जाता है। ये था हमारा इसका समरी। और अब हम इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पर अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश कैसे होता है। यदि हम देखें, साउथ अफ्रीका में जो रंगभेद की नीति के विरोध में जाकर के गांधी ने जो बहुत सारे आंदोलन किए और उसमें सत्याग्रह के द्वारा ही उन्होंने आंदोलन किए, उसमें वह सफल भी हुए। जब गांधी भारत आते हैं तो कहीं ना कहीं पर उनका जो एक लीडरशिप है वो काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं उसमें सत्याग्रह के माध्यम से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। और देखा जाए, जब भारत में गांधी आते हैं तो उन्हें लीडरशिप की जो जिम्मेदारी मिलती है भारत की, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि गोखले की मृत्यु हो चुकी है, बाल गंगाधर तिलक फिजिकली अनफिट है, और यदि हम देखें और भी बहुत सारे नेता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, विपिन चंद्र पाल हैं, ठीक है ना, उनमें उत्साह की कमी है। तो ऐसी कंडीशन में सारी जिम्मेदारी अब गांधी के हाथों में है। तो गांधी जब भारत में बहुत सारे मूवमेंट करते हैं, यदि हम देखें चंपारण बिहार में जो उनके द्वारा एक मूवमेंट किया जाता है उसमें वह सफल भी होते हैं, जो 19 अप्रैल 1917 को किया जाता है, जो इंडिगो यानी कि इनकी खेती की बाध्यता जो बनी हुई है उसको समाप्ति के लिए प्रयास करते हैं गांधी। उसके बाद 1918 में जब हम बात करते हैं, खेड़ा गुजरात में उनके द्वारा मूवमेंट किया जाता है, जो अंग्रेजी सरकार जो कहीं ना कहीं पर एक्स्ट्रा जो टैक्स वसूल रही है किसानों से, उसके अगेंस्ट में जा कर के वह सत्याग्रह आंदोलन करते हैं। 1918 में जो अहमदाबाद गुजरात में मिल वर्कर हैं, कहीं ना कहीं पर सैलरी का इशू है, और जो मिल मालिक हैं उनके अगेंस्ट में जाकर के गांधी आंदोलन करते हैं। और उसमें देखा जाए ऑल ओवर जो भी सारे मूवमेंट हुए हैं, चंपारण का या खेड़ा का या फिर हम बात करें अहमदाबाद का, इन सभी में वह सफल रहे हैं। अब हम बात करेंगे गांधी के प्रमुख जन आंदोलन। देखा जाए जन आंदोलनों के बारे में हम सभी जानते हैं। यदि हम गांधी के जो प्रमुख जन आंदोलन है वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट असहयोग आंदोलन, जिसको लेकर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो 1920 में स्टार्ट होता है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में जो किया गया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गांधी के द्वारा जो फर्स्ट वाला जो मूवमेंट किया गया असहयोग आंदोलन के जो मुख्य कारण क्या रहे, द मेन कॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि गांधी जब भारतीय राजनीति में एंट्री करते हैं तो कहीं ना कहीं पर फर्स्ट वर्ल्ड वार उस टाइम पर चल रहा है, लेकिन उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, और सपोर्ट भी जन धन की, यानी कि भारतीयों से वह पूरी तरह से सहायता चाहते हैं। और इस तरह से गांधी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में एक कॉम्पैक्ट समझौता होता है। समझौता होने के साथ साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश होकर के गांधी को एक उपाधि देती है, जिसको हम केसरी हिंद की उपाधि के नाम से जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं भारत में, गांधी सहयोगी से असहयोगी के रूप में काम करने लग जाते हैं। असहयोग आंदोलन के मुख्य
मुख्य कारण क्या रहे, इसके जो सब पॉइंट्स हैं अब हम उसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। जब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब होता है, 1914 टू 1918 तक यह चलता है। और इसमें देखा जाए मित्र राष्ट्रों ने घोषणा की थी कि हम जो भी पराधीन राष्ट्र यानी कि जो भी गुलाम राष्ट्र हैं उनको हम आज़ादी देने के पक्ष में हैं, यानी कि उनको स्वतंत्रता हम देने के पक्ष में हैं। तो जब धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे विचार चलते रहे, बहुत सारे इस तरह से, तो कहीं ना कहीं पे भारत भी इस तरह के आंदोलन से अछूता नहीं रहा। और उन्होंने भी कहा कि हम भी जन धन से सहयोग करेंगे मित्र राष्ट्रों को और हमें भी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं पर जब इस तरह का एक विचार चल रहा था, लेकिन देखने को यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता को लगने लगा था कि अब जल्दी हम आज़ाद हो जाएंगे। कहीं ना कहीं पर इस तरह के स्वप्न देखे जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ बदलती चली गई। कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता के साथ में जो भी समझौता किया गया था वो कहीं ना कहीं पर उसके अनुकूल नहीं रहा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसमें, जनता में घोर निराशा और असंतोष। देखा जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हमेशा से ही कुछ ऐसी रणनीतियाँ उनके द्वारा अपनाई जा रही थी। कहीं ना कहीं पर जब हम बात करते हैं युद्ध के टाइम पर भी यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं पर जनता से धन की वसूली करना या आवश्यक जो वस्तुएं थी उनका प्राइस बढ़ा देना, और कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता के जो आर्थिक जो समस्याएं थी उनको बढ़ा देना। और देखा जाए बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं यदि हम बात करें, प्लेग है या इन्फ्लुएंजा है या अकाल की स्थिति जब पैदा होती थी तो कहीं ना कहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें कुछ भी सहयोग नहीं कर पाती थी। और उसके बाद यदि हम बात करें सबसे जो दुखदाई की अवस्था कह सकते हैं तो वह था कहीं ना कहीं पर जो भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर जो उनको भर्ती किया गया था जोर ज़बरदस्ती तरीके से भी यदि हम बात करें। लेकिन देखा जाए युद्ध के अंतिम चरण में जाकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों को उतनी ही तेज़ी से निकालना शुरू किया जितनी तेज़ी से उनको भर्ती किया गया था। और देखा जाए इससे बहुत सारी कहीं ना कहीं पर बहुत सारी समस्याएं बनी भारतीयों के समक्ष। उसमें सबसे बड़ी समस्या थी बेरोजगारी की समस्या। रोलेट एक्ट काफ़ी पॉपुलर रहा उस टाइम पर। यदि हम बात करें 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट भारत में पारित किया जाता है, भारत में लागू किया जाता है। देखा जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको दबाने के लिए भारत सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया। और पारित होने के बाद यदि हम देखें कहीं ना कहीं पर जो एक न्यायाधीश के रूप में यदि हम बात करें जो काम कर रहे थे उस टाइम पर सर सिडनी रोलेट, उनकी अध्यक्षता में यह बनाया गया था। और देखा जाए इसको भारतीयों ने काले कानून के नाम से भी इसको नाम दिया गया। और मोतीलाल नेहरू के यदि हम बात करें उन्होंने कहा था कि बिना अपील का ये कानून है, बिना वकील का कानून है, बिना दलील का। देखा जाए क्यों बोला गया, ना तो कोई इसमें अपील की जा सकती थी, ना ही कोई वकील किया जा सकता था, ना ही कोई दलील सुनी जाती थी। तो इस तरह से यह काला कानून इसको बोला गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखा जाए अमृतसर में देखा जाए बहुत सारे ऐसे हमारे जो क्रांतिकारी नेता रहे और कहीं ना कहीं पर बहुत सारे जनप्रिय नेता की हम बात कर सकते हैं। इसमें दो नेता जो पॉपुलर रहे हैं सत्यपाल और किचलू। कहीं ना कहीं पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पर अपनी जो एक मनमर्जी है या कहीं ना कहीं पर कह सकते हैं कि अपनी जो एक जनता के विरोध में जाकर के कुछ ऐसी रणनीतियाँ अपनाई जा रही थी जिनको हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो भारत की कभी भी उनसे हित होने वाला नहीं था। देखा जाए तो 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार भी किया गया। जनता ने उसका विरोध किया लेकिन स्थिति कुछ अलग ही रही। विरोध करने के साथ साथ में जब हम बात करें 13 अप्रैल यानी कि बैसाखी का पर्व होता है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासन के जो प्रमुख जनरल थे, जनरल डायर के नाम से, तो उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पर उस जलियांवाला बाग में जो भी भारतीय इकट्ठा हुए थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके परिणाम
देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत सारे घायल भी हो गए। यदि हम देखें सरकारी आंकड़े कुछ अलग डाटा हमारे सामने रखते हैं, और यदि हम देखें कुछ अनऑफिशियली भी डाटा है जो हमारे पास है। देखा जाए यदि हम गवर्नमेंट की जो डाटा है उसमें हम देखते हैं तो जो जिनकी डेथ होती है उनका जो नंबर है वो 379 रहा, और जो इंजर्ड पीपल्स रहे उसमें 2000 के अराउंड में पीपल्स हैं। और यदि हम देखते हैं, देखा जाए टोटल जो वहाँ पर नंबर था यानी कि जो कलेक्शन हो पाया अराउंड 5000 के आसपास टोटल पॉपुलेशन वहाँ पर इकट्ठा हो पाई थी। लेकिन जो ऑफिशियल डाटा हमारे पास उसमें 1000 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 2000 के आसपास घायल हुए। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है अब खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन देखा जाए धर्म के आधार पर किया गया एक आंदोलन रहा। सबसे पहले जब हम बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए था हिंदू कम्युनिटी का भी और मुस्लिम कम्युनिटी का भी। अब मुस्लिम कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ साथ में वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं पर मुस्लिम कम्युनिटी भी हमें उतनी ही पूरी तरह से सपोर्ट करे जितना कि हिंदू कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि टर्की का जो खलीफा है, यदि मुस्लिम कम्युनिटी हमारे साथ आती है तो टर्की का जो खलीफा यानी कि जो मुसलमानों का धर्मगुरु भी हम कह सकते हैं, उनकी आस्थाएं बनी हुई थी उनके साथ में। उन्होंने कहा कि हम उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सब नुकसान तो हम नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ हमें भी सपोर्ट करना होगा। ऐसी अवस्था में समझौता होता है कि ठीक है उसका जो पद है वो भी बरकरार रहेगा। बहुत से आश्वासन दिए गए, लेकिन युद्ध के जैसे युद्ध समाप्त होता है, युद्ध के अंतिम चरण में जाकर के वो सारे जो भी वादे किए जाते हैं वो सारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर किए जाते हैं। और देखा जाए ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं पर हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर कहीं ना कहीं पर ऐसे आंदोलन की शुरुआत होती है। अब उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है ऐसे आंदोलन का कार्यक्रम और प्रगति। बहुत सारे ऐसे रीजन को लेकर हमने अभी तक डिस्कस किया है, लेकिन जब हम बात करते हैं ऐसे आंदोलन को कैसे करना है, क्या उसमें स्ट्रेटजी क्या रणनीति अपनानी है। सबसे पहले जब हम बात करें बहुत से ऐसे प्रोग्राम बनाए गए कि हमें करना क्या है, सरकारी जो भी पद है या उपाधि जो भी दी गई है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको हमें त्याग करना है। और उसके बाद यदि हम देखें जो भी गवर्नमेंट स्कूल थे या नॉन गवर्नमेंट स्कूल हैं उन या कॉलेज हैं उन सभी का हमें बायकॉट करना है। उसके बाद या सरकारी जो भी अदालतें की हम बात करें उनका भी बायकॉट करना है। विदेशी गुड्स या विदेशी सामान की यदि हम बात करें उसका भी बायकॉट करना है। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी ने जो अपने केसरी हिंद की उपाधि जो गांधी को मिली थी उसको उन्होंने वापस किया। और यदि हम देखें सेठ जमनालाल बजाज की जब हम बात करें उनको भी एक उपाधि दी गई थी राय बहादुर, वो भी उन्होंने छोड़ दी थी। वजह क्या थी? क्योंकि ऐसे आंदोलन की हमने शुरुआत की थी। उसके बाद जब हम बात करते हैं जो लास्ट इसमें पॉइंट है हमारा चौरी चौरा कांड और आंदोलन का अंत। देखा जाए एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसी घटना घटित होती है जिसकी वजह से इस आंदोलन को स्टॉप करना पड़ता है। देखा जाए गांधी ने जो भी इस मोमेंट को देखा जाए सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन एक ऐसी घटना घटित होती है जो गोरखपुर ज़िले में जो चौरी चौरा नामक एक गांव का नाम है, ठीक है ना, जिसमें किसानों का एक जुलूस पर गोली चलाई जाती है। और गोली चलाने की वजह से देखा जाए तो उसमें एक थानेदार है और लगभग 21 सोल्जर्स हैं जिनको चारों ओर थाने को घेर लिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। ऐसी अवस्था में कहीं ना कहीं पर हिंसा घटित हो जाती है। हिंसा घटित होने से यह आंदोलन गांधी को वापस लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग से ही एक रणनीति रही है कि हमें अहिंसा के माध्यम से ही अपने कामों को करना है। ऐसी अवस्था में देखा जाए तो विरोध भी किया जाता है गांधी का कि इस मूवमेंट को जो एक सकारात्मक दिशा गांधी ने दी थी इसको अचानक बिना किसी सार्वजनिक सूचना के इसको वापस लिया है। आज हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कंप्लीट किया है, यानी कि ऐसे आंदोलन को कंप्लीट किया है। और यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है, कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम सिविल डिसऑर्डरेंस मूवमेंट को लेकर बात करेंगे, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर
watching the video.